हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू द बायोलॉजी क्लासेस। तो हम जो चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पे हम जानते हैं माइक्रोब्स कैसे हमारा काम में आते हैं। सिर्फ माइक्रोब्स को हम ऐसे ही बोलते रहते हैं कि वो हमको डिजीज़ देते हैं, जितनी भी बीमारी है वो हमको माइक्रोब्स देते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही बात नहीं होता है। माइक्रोब सिर्फ हमको डिजीज़ ही नहीं लेकिन हमको बहुत सारा फ़ायदा भी दे रहा है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, है ना। इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स हमने बहुत कुछ देखा, इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, एवरीथिंग वी हैव लर्न अबाउट द यूज़फुलनेस ऑफ द माइक्रोब्स। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, राइट। तो सबसे पहला चीज़, बायो कंट्रोल एजेंट्स होते क्या चीज़ है। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स चीज़ें वो है, समझ लीजिए आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, सपोज़ मच्छर है ना, मच्छर जो है आपको काटते हैं तो आपको अच्छा लगता है? ऑब्वियसली नहीं लगता। मच्छर काटना किसको पसंद आता है? तो मच्छर जो आपको काटेगा तो आप क्या करते हो, ऑल आउट लगा देते हो, ये सब कुछ यूज़ कर लेते हो, राइट। बट देखो, हम कॉयल जला देते हैं तो, लेकिन ये सब का हमारे बॉडी के ऊपर एक एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। एक नेचुरल मतलब चीज़ों को, मतलब हम जब कुछ केमिकल्स वगैरह ये सब कुछ जला के अगर ख़त्म करें तो ये हमारे लिए एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी आप क्रिकेट खेलने जाते हो या फिर आप बैडमिंटन खेलने जा रहे हो, पार्क में घूमने जा रहे हो, तो वहाँ पे देखना बहुत सारे मच्छर शाम को घूमते रहते हैं, आपके सर के ऊपर घूमते रहते हैं, है ना। लेकिन इन मच्छरों को हम उस टाइम पे तो स्प्रे मार के ख़त्म नहीं कर सकते, तो क्या करना है, तो आप देखना नेचुरल वे में क्या होता है। जब भी हम पार्क में देखते हैं कि वो घूम रहा है, मच्छर आपके सर के ऊपर से घूम रहा है, तो उसके ऊपर से बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई आपको पता ही होगा, हेलीकॉप्टर जिसको हम बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई भी घूमता है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई भी घूम रहा है, वो क्या करता है, वो मच्छरों को खाता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने तो कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, बस ड्रैगन फ्लाई को छोड़ दिया, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई ने मच्छर को खा लिया और आप बच गए, ड्रैगन फ्लाई भी खुश, आप भी खुश। तो ये जो हम किसी के अगेंस्ट में किसी को यूज़ कर रहे हैं, उसी को हम बायो कंट्रोल एजेंट्स बोलते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स में हम यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे, विच इज़ मैंशनड इन योर NCERT, इज़ अबाउट लेडी बर्ड, ठीक है, अबाउट द लेडी बर्ड। बट आप बोलोगे कि मैम ये तो माइक्रोब नहीं है, राइट। हाँ, ऑब्वियसली ये माइक्रोब नहीं, इसीलिए तो मैंने आपको माइक्रोब नहीं बताया, मैं बोल रही हूँ इट्स जस्ट अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। यहाँ पे लेडी बर्ड का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट इज़ बिलोंगिंग टू द किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ना ही ये मोनेरा के हैं, ना ये फंगस के हैं, ये तो एनिमल है, ये तो इंसेक्ट है। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह हम इन लेडी बर्ड को यूज़ करते हैं टू कंट्रोल एफिड्स। एफिड्स क्या होते हैं, ये बहुत ही गंदे चीज़ होते हैं, ये हमारे क्रॉप्स को बर्बाद करते रहते हैं। आप डायग्राम्स में देखो, ये मैंने एक पिक्चर दिया हुआ है, आप डायग्राम्स में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एफिड्स क्या होते हैं। एफिड्स ऐसे मतलब छोटे छोटे से पेस्ट होते हैं जो कि पूरा मतलब पौधा को, प्लांट का प्रोडक्शंस को बर्बाद कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। तो उनको इन चीज़ों से कंट्रोल करने के लिए लेडी बर्ड को छोड़ दिया जाता है। अब लेडी बर्ड क्या करती है, वो आके वो एफिड्स को खाती है, तो बस अपना बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ड्रैगन फ्लाई का सेकेंड एग्जांपल हम देख सकते हैं, टू कंट्रोल मस्क्यूटोज़। तो बहुत ज़्यादा मस्क्यूटो है तो ड्रैगन फ्लाई लगा दो, तो ड्रैगन फ्लाई देखोगे खा जाएंगे मस्क्यूटोज़ को, ठीक है। ये हो गए बायो कंट्रोल एजेंट्स। चलो, जो हमको माइक्रोब्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, वो तीन ही माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इन तीनों माइक्रोब्स का डायग्राम जो है या फिर जो नाम है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तीनों माइक्रोब्स का जो नाम है वो प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा। हम लोग तीनों माइक्रोब्स का ही बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला हो गया ट्राइकोडर्मा, दूसरा हो गया बैक्यूलोवायरस, एंड थर्ड वन इज़ बैसिलस thuringiensis, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा इज़ अ फंगस, ठीक है। इट इज़ अ फंगस विच इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट द रूट सिस्टम एंड कंट्रोल प्लांट पैथोजेंस। तो ट्राइकोडर्मा क्या करता है ना, वो
प्लांट को प्रोटेक्ट कैसे करता है। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, आप नाम याद रखो, एक फंगस है। वो क्या करता है, जब भी प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो प्लांट का जो सॉइल के नीचे है ना, ट्राइकोडर्मा फंगस जो है वो सॉइल में है, तो वो क्या करता है, उसके रूट के आसपास इतना ग्रो करता है, तो फंगस अपना हाईफाई को इतना फैलाता है कि कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको इन्फेक्ट ही नहीं कर पाता है। मतलब शील्ड बना देता है, जैसे कि हम अपने ऊपर शील्ड लगा देते हैं ना, ताकि हमको कोई भी बाहर से मतलब कोई चीज़ अटैक ना करे, मतलब जो शील्ड हम यूज़ करते हैं, तो वही वो प्लांट के रूट्स में क्या करता है, शील्ड की तरह आसपास में फैल जाता है, ताकि इन्फेक्टेड जो इन्फेक्शन फैलाने वाले जो माइक्रोब्स है वो उनको कोई भी प्लांट्स को अटैक ना कर पाए। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वन माइक्रोब, दैट इज़ ट्राइकोडर्मा। दूसरा है बैक्यूलोवायरस, जिसका बहुत गंदा सा नाम है, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, ठीक है। इसको हम बैक्यूलोवायरस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ना, ये आप समझ लो, आपको कोई भी इंसेक्ट, कोई भी मतलब आर्थ्रोपोड्स अगर कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, प्लांट आप खेती बाड़ी कर रहे हैं लेकिन आप बड़ा मतलब परेशान कर रहा है, तो आप क्या करोगे, बैक्यूलोवायरस का पैकेट लाओ और उस पर छिड़क दो, बस ख़त्म, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया बैक्यूलोवायरसेस। ये क्या करता है, ये इंसेक्ट को और अदर आर्थ्रोपोड्स को ही अटैक करता है। अब ये मत समझना कि ये इनसे जो हम लोग प्लांट्स से जो हम लोग वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो उगा रहे हैं वो ख़राब होंगे, वो हम खाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो रेंज है वो बहुत लिमिटेड होता है। ये सिर्फ माइक्रोब्स, मतलब जो डिजीज़ कॉजिंग या फिर जो बर्बाद करने वाले, क्रॉप्स को बर्बाद करने वाले जो पेस्ट होते हैं उनको ही मारने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमको बर्ड्स को, मैमल ग्रुप को अटैक नहीं कर पाता। थर्ड एग्जाम्पल इज़ बैसिलस thuringiensis। भैया ये बहुत ख़तरनाक बैक्टीरिया है, ठीक है। बैसिलस thuringiensis जो है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक बैक्टीरिया है, जो कि कॉटन प्लांट में सबसे पहले यूज़ किया गया था टू कंट्रोल वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में इसके बारे में बड़े अच्छे से बताया हुआ है। इसकी बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा जीन होता है ना, वो कोड करता है एक ऐसे प्रोटीन को जो कि टॉक्सिक नेचर रहता है, जो टॉक्सिक है, ठीक है। बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, लेकिन जब वो इंसेक्ट खाता है ना, तब वो अच्छे खासा इंसेक्ट को पता चल जाता है, क्योंकि वो वहीं पे मर जाता है, ठीक है। तो इसका कहानी हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में। तो बैसिलस thuringiensis को हम यहाँ पे माइक्रोब्स के चैप्टर में क्या कर रहे हैं, फिर तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे ही बैसिलस thuringiensis का फार्मर्स लोग क्या करते हैं, इनका पैकेट में मिलता है, तो इसको हम कोई ग्लास में लेते हैं, उसमें बैसिलस thuringiensis मिलाते हैं, इसमें पानी डालते हैं, उसको काटो, घोलो और फिर क्या करते हैं, प्लांट में आप छिड़क दो। तो मतलब बैसिलस thuringiensis जो भी इंसेक्ट वगैरह आएंगे तो उसको खाएंगे उस प्लांट को, जब तो क्या होगा, बैसिलस thuringiensis के अंदर तो वो प्रोटीन रहेगा, तो वो जैसे ही खाएंगे वो प्रोटीन टॉक्सिक सिक्रेट करेगा और फिर वो इंसेक्ट का वहीं पे डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो हम कॉटन प्लांट को ऐसे बचाते हैं। सबसे पहला ये एक्सपेरिमेंट कॉटन प्लांट में ही किया गया था, इन द बायोटेक्नोलॉजी वी विल लर्न, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 माइक्रोब जो कि हेल्प करते हैं हमारे बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह, ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस एंड बैसिलस thuringiensis। अभी और एक चीज़ देख लेते हैं, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र्स। तो बायो फर्टिलाइज़र्स क्या चीज़ें होते हैं, फर्टिलाइज़र्स क्या चीज़ें होते हैं जो कि फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सॉइल का, दैट मीन्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाते हैं, है ना। उसमें हम रिच इन प्रोटीन्स, रिच इन आप मिनरल्स बोल सकते हो, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, जितने भी हमने मिनरल न्यूट्रिशन में जितने भी एलिमेंट्स पढ़े थे, सबका मतलब हम देखेंगे कि क्वांटिटी, न्यूट्रिशन वैल्यू सॉइल का बढ़ाते हैं, तो फर्टिलाइजर्स हम उसे बोलते हैं, राइट। बायो फर्टिलाइजर्स क्या चीज़ है, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स में हम क्या करते हैं, केमिकल्स ऐड कर देते हैं, NPK, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम को हम ऐड कर देते हैं सॉइल में, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स में हम क्या करते हैं ना, हम प्लांट्स में माइक्रोब्स को यूज़ कर देते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज यूज़ कर लेते हैं, कुछ फंगस डाल देते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरियाज डाल देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया में अगर हम राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़े, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जो कि सिम्बायोसिस हमने पढ़ा हुआ है ना। सिम्बायोसिस किसे बोलते हैं, जहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप में
जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअली सर्वाइव करता है, मतलब एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाता है, उसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो सिम्बायोसिस में बैक्टीरिया राइजोबियम का बहुत ज़्यादा काम है। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स जितने हमारे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और वो क्या करता है ना, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन तो हमारा बहुत ज़्यादा अबंडेंट रिच इन एटमॉस्फेयर है ना, अबाउट 70 to 75% is there in nitrogen is there in our atmosphere, but our plant can't use it directly। हमारा प्लांट जो है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाता, वो उसको अमोनिया के फॉर्म में करेगा या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में करेगा, जिसके वजह से ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या करता है, वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजन साइकिल में अपने पड़ा हुआ है, तो वो कन्वर्ट करता है इनटू अमोनिया, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, और फिर जाके प्लांट उसको यूज़ करता है। और एज ए रिजल्ट राइजोबियम को क्या मिलता है, उसको खाना मिलता है, उसको शेल्टर मिलता है रहने का, ठीक है। तो ये हो गया सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग में क्या होता है, फ्री लिविंग में एज़ोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम। एज़ोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम जो है ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मतलब ये किसी प्लांट के अंदर रूट्स वगैरह में रहते नहीं, ये सॉइल में रहते हैं। ये अपना धीरे धीरे अपना सिर्फ सॉइल को मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिक्स करके सॉइल में रखते हैं, और फिर सॉइल से आपका प्लांट अमोनिया वगैरह ले लेता है। तो दैट मीन्स व्हाट, वो फ्री लिविंग है, वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में प्लांट के साथ नहीं है। वो बस अपना फ़ायदा पहुंचा रहा है, वो बस अपना काम कर रहा है और उसका काम का फ़ायदा प्लांट ले रहा है, तो वो हो गए फ्री लिविंग। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एज़ोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम, और सिम्बायोटिक में राइजोबियम, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिजम्स, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, ये सब स्लाइड से कुछ आप अगर देखेंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू, तो ये सब माइक्रोस्कोपिक व्यूज़ है, ठीक है। अगर हम फंगस के बारे में पढ़े, मैंने बोला था ना फंगस बैक्टीरियाज वगैरह यूज़ करते हैं, तो फंजाई के बारे में अगर पढ़े तो हमने पढ़ा था एक एग्जांपल माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा क्या होते हैं, जहाँ पे फंगस रहता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ, किसके साथ, प्लांट के रूट के साथ वो रहता है इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो दैट इज़ नोन एज माइकोराइज़ा। और एक माइकोराइज़ा का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्लोमस, राइट। जब भी हम देखते हैं कि अगर जैसे कि पाइन ट्री है अपना सबसे बेस्ट एग्जांपल, पाइन ट्री, तो पाइन ट्री के रूट में जब तक फंगस ना रहे ना, फंगस का हाइफी जो है ना वो बहुत वाइड रेंज का होता है, और वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है मिनरल एब्जॉर्प्शन में, वो बहुत अच्छा मिनरल एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मतलब रूट हेयर से भी ज़्यादा मिनरल एब्जॉर्ब फंगस हाइफी के थ्रू होता है, मिनरल एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो प्लांट को इससे बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट फंगस को क्या मिलता है प्लांट से, क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है फंगस, तो क्या फ़ायदा होता है, वो उसको खाना प्रोवाइड कर देता है, दैट मीन्स ग्लूकोज प्रोवाइड कर देता है। तो एज सिंपल एज दैट। पाइन ट्री में भी वही हाल है। पाइन ट्री को अगर आप ऐसे बिना फंगस के ग्रो कराना चाहो ना एकदम स्टेराइल सॉइल में, तो वो कभी ग्रो ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पूरा आदत है। और ये सबसे ज़्यादा ऐड करता जो केमिकल है ना, जो मिनरल है, वो है फॉस्फोरस। इट एड्स वाइड रेंज ऑफ फॉस्फोरस, बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब एब्जॉर्प्शन कराता है वो, ठीक है। तो माइकोराइज़ा विद रूट ऑफ सिस्टम ऑफ जेनस ग्लोमस एंड एब्जॉर्ब फॉस्फोरस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोथ। ऐसे फॉस्फोरस नहीं, सब मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फॉस्फोरस जो है वो मतलब हाई क्वांटिटी में कर देता है, ठीक है, बहुत अच्छे से मिनरल एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है प्लांट के लिए। फिर अगर हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी अपना, ठीक है, तो जिसका एग्जांपल हो गया एनाबेना एंड एजोला, ठीक है, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो प्लांट के साथ रहता है, मतलब प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड है, रूट्स वगैरह में रहता है। और जो फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया है वो है नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। आप सब डायग्राम्स में देख सकते हैं ना, ये सब मैंने आपको लाइव पिक्चर्स दिखा रही हूँ, ये सब जो डायग्राम्स है। तो सिम्बायोटिक में रहता है या फिर फ्री लिविंग में रहता है। साइनोबैक्टीरिया ना अपने नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग है, पता है क्यों? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके थ्रू वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, और वो है हेटेरोसिस्ट। नॉर्मल बैक्टीरियाज में हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में वो फिलामेंटस होते हैं ना, ये देखो आप डायग्राम देखो, ये फिलामेंटस है, दिज आर फिलामेंटस, राइट। तो जब ये फिलामेंटस है तो इनमें आप देखोगे ऐसे कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे कैविटी देखोगे आप, ये देखोगे आप कैविटी, तो इसी को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट इज प्रेजेंट and this is the structure which is helping in the nitrogen fixation, ठीक है। तो ये हो गया अपना साइनोबैक्टीरिया। तो एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, एनाबेना एंड एजोला इन एजोला प्लांट,
ठीक है। और फ्री लिविंग जो है वो है नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सिम्बायोटिक हो गया एनाबेना और फ्री लिविंग हो गया ये राइट। तो यहाँ पे हमारा माइक्रोब्स हमने ख़त्म किया। देखो ये सब हमने पढ़ा हुआ है राइट। तो बच्चों मुझे लग रहा होगा कि आपका कॉन्सेप्ट अभी माइक्रोब्स को लेके क्लियर हो गया कि माइक्रोब्स हमारे क्या क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप इसको फिर से आप पढ़ सकते हैं, आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फिर भी डाउट होगा तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।